आज हम BA फोर्थ सेमेस्टर के पेपर ब्रिटिश फिक्शन की यूनिट 8 के ऐसे 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाने वाले हैं जो कि पेपर में हर साल रिपीट होते हैं। इसलिए एक भी एमसीक्यूज मिस मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो यूनिट 8 पर हमें उपन्यास जो पढ़ना हुआ है एनिमल फार्म, जिसके मतलब कि उपन्यासकार है जॉर्ज ऑरवेल। तो इन्हीं के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो 30 ऐसे एमसीक्यूज मैं आपको कराऊंगा जो कि पेपर में हर साल रिपीट हुए हैं और आपके पेपर में सीधे यहीं से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं यूनिट 8 के 30 मोस्ट रिपीटेड और हर साल आने वाले एमसीक्यूज को बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है हमारा, जॉर्ज ऑरवेल वाज आ। जॉर्ज ऑरवेल क्या थे? तो ये एक नॉवलिस्ट और एसेइस्ट, ये दोनों थे। उपन्यासकार और निबंधकार ये दोनों थे। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी दोनों। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, जॉर्ज ऑरवेल वाज हेटेड बाय। जॉर्ज ऑरवेल से नफरत किसे थी? तो जॉर्ज ऑरवेल से नफरत किसे थी? सम बुर्मस, बुद्धिस्ट प्रिस्ट और एवरी बर्मन्स, इन तीनों को ही जॉर्ज ऑरवेल से नफरत थी। शूटिंग एंड एलिफेंट में ऑरवेल बताते हैं कि बर्मा के कई लोग उनसे नफरत करते थे और उनकी युवा बौद्ध भिक्षु बुद्धिस्ट थे जो सबसे ज़्यादा उनके विरोधी थे। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो आप इसे अच्छे से कैच कर सकें और एग्जाम में एमसीक्यूज के हिसाब से अपने आंसर सही कर सकें। इन ऑरवेल्स ओपिनियन, ऑरवेल्स के अनुसार क्या? तो ऑरवेल्स के अनुसार बी एंड सी दोनों करेक्ट है। इसका मतलब ब्रिटिश एम्पायर वाज डाइंग, ब्रिटिश साम्राज्य मर रहा था। यंगर एम्पायर्स वायर सरप्राइजिंग द ब्रिटिश एम्पायर, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ऑरवेल शूट द एलिफेंट बाई। ऑरवेल ने हाथी को किस से मारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन राइफल से मारा था इन्होंने। तो हाथी को किससे मारा था? जर्मन राइफल से इन्होंने मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर टुवर्ड्स द एनिमल इज दैट ऑफ। जानवर के प्रति लेखक का रवैया या उसका एटीट्यूड कैसा था? तो सहानुभूति, सिंपैथी का रवैया था जानवर के प्रति ऑथर यानी जॉर्ज ऑरवेल का। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, आफ्टर शूटिंग 3 बुलेट्स द ऑथर फायर्ड एट दी ऑफ द एलिफेंट। 3 गोलियां चलाने के बाद लेखक ने हाथी के कहाँ पर निशाना लगाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ट पर निशाना लगाया था। 3 गोलियां सिरों में मारने के बाद जब हाथी नहीं मरा तो ऑरवेल ने उसकी छाती, जहां उन्हें लगा कि उसका दिल होगा, वहीं पर गोली चलाई। तो हार्ट पर उन्होंने क्या की थी? बुलेट्स फायर की थी। ऑथर ने किसके? एलिफेंट की। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, द एनिमल वाज गैस्पिंग। जानवर कैसे सांस ले रहा था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इन ग्रेट पेन। अत्यधिक दर्द में, गोली लगने के बाद हाथी बहुत दर्द में लंबी और कष्टदायक सांस ले रहा था। तो जानवर, यहाँ पे हाथी की बात हो रही है क्योंकि इस उपन्यास में ही हाथी की बात है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑरवेल किल्ड द एलिफेंट टू अवॉइड लुकिंग आ। ऑरवेल ने हाथी को इसलिए मारा ताकि वह ना लगे। क्या ना लगे? तो वह फूल ना लगे, अर्थात मूर्ख ना लगे, इसलिए उसने हाथी को ही मार डाला। कैसा व्यक्ति था? क्वेश्चन नंबर 9 है, ओल्ड मेजर कॉल्ड द एनिमल्स टू टेल देम अबाउट। ओल्ड मेजर ने जानवरों को किस बारे में बताने के लिए बुलाया था? तो ओल्ड मेजर ने जानवरों को द एक्सप्लोटेशन ऑफ एनिमल्स एट द हैंड्स ऑफ जोन्स। मतलब ओल्ड मेजर ने अपने सपने और इंसानों द्वारा जानवरों को हो रहे शोषण के खिलाफ क्रांति का विचार साझा करने के लिए सभा बुलाई थी ओल्ड मेजर ने। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ओल्ड मेजर आस्क्ड द एनिमल टू सिंग द सॉन्ग नेम। ओल्ड मेजर ने जानवरों के कौन सा गीत गाने को कहा? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। यह गीत जानवरों की क्रांति और उनकी आज़ादी का मुख्य गान बन गया, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, द एनिमल हु यूजली टॉक्ड अबाउट शुगर कैंडी माउंटेन वाज। कौन सा जानवर अक्सर शुगर कैंडी माउंटेन के बारे में बात करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोसेस। मोसेस एक पालतू कौवा था जो कि शुगर कैंडी माउंटेन नामक एक काल्पनिक स्वर्ग की कहानियां सुनाता था। कौन? तो मोसेस। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, द पिग्स डिसाइडेड टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ अदर एनिमल बिकॉज। सुअर ने अन्य जानवरों के काम की देखरेख करने का निर्णय क्यों लिया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दे क्लेम्ड। क्या? दे क्लेम्ड दैट दे पोसेस्ड ब्रेन, मतलब सुअरों ने शारीरिक श्रम करने से मना कर दिया क्योंकि उनका दावा था कि बौद्धिक कार्य करता है, कि वे मतलब क्या है, बौद्धिक कार्य करता है। दे पोस्ड ब्रेन, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है नेपोलियन एंड स्क्वेलर डिसएग्रीड ओवर द क्वेश्चन। नेपोलियन और स्क्वेलर किस मुद्दे पर असहमत थे? तो विंड मिल अर्थात पवन चक्की पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है। तो ये जो बात थी विंड मिल की, ये नेपोलियन और स्क्वेलर के बीच नहीं थी, बल्कि यह बात किसके बीच थी? ये नेपोलियन और स्नोबॉल के बीच की बात थी, स्क्वेलर और नेपोलियन के बीच की नहीं। यह बात थी किसके बीच की? तो नेपोलियन और स्नोबॉल के बीच की बात थी। उन्होंने किस पर बात की थी? तो विंड मिल अर्थात पवन चक्की पर बात की थी। ये तेरा क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है आफ्टर द एग्जिट ऑफ स्नोबॉल नेपोलियन, स्नोबॉल के बाद जाने के बाद नेपोलियन क्या करता है? तो वह टुक द कंप्लीट चार्ज ऑफ द फार्म। स्नोबॉल को कुत्तों द्वारा खदेड़ने के बाद नेपोलियन ने पूरे एनिमल फार्म की सत्ता पूरी तरह अपने हाथों में ले ली थी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है हु डिड द वर्क ऑफ प्रोपोगेंडा, प्रचार का काम किसने किया? तो प्रचार का काम किसने किया था? स्क्वेलर ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हेन द विंड मिल वाज रूइंड बाय स्टॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन वाज थ्रोन अपॉन, जब पवन चक्की तूफान से टूट गई तो इसका दोष किस पर डाला गया? ये इस पूरी अंग्रेजी लाइन का मतलब एक बार जरूर पढ़ना। तो स्नोबॉल पर इसका पूरा दोष डाल दिया गया जब पवन चक्की टूट गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है द न्यूज द बॉक्सर वाज सेंट टू बचर्स हाउस नॉट टू हॉस्पिटल वाज ब्रोकन बाय, यह खबर कि बॉक्सर का अस्पताल नहीं बल्कि कसाई घर भेजा गया है, किसने बताई? तो ये बात बताई थी किसने? तो ये बेंजामिन ने ये बात बताई थी कि बॉक्सर को अस्पताल नहीं बल्कि कसाई घर भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हमारा दिया हुआ है द फार्म वाज अटैक्ड बाय फ्रेडरिक विथ हिज मैन हुज नंबर वाज, फार्म पर फ्रेडरिक ने कितने लोगों के साथ हमला किया? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 15 लोगों के साथ हमला किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा, 15 लोगों के साथ हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है इन द लास्ट चैप्टर ऑफ द नोवेल नेपोलियन डिक्लेयर टू मेक ट्रेड विद, उपन्यास के अंतिम अध्याय में नेपोलियन ने किससे व्यापार करने की घोषणा की? तो उपन्यास के अंतिम अध्याय में प्लिंक नाम लेते नहीं मेरे से बन रहा है, तो इसे याद रखना, ये स्पेलिंग प्लिंकिंगटन ऐसे कुछ नाम था। क्वेश्चन नंबर 20 है नेपोलियन इज सिंबॉलिक कैरेक्टर ऑफ, नेपोलियन किसका प्रतीक है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन स्टालिन का प्रतीक है। स्नोबॉल का चरित्र रूसी क्रांति लियोन ट्रॉट्स्की पर आधारित है। और नेपोलियन का पूछा है ना। नेपोलियन का चरित्र रूसी तानाशाह किस पर? जोसेफ स्टालिन का सीधा प्रतिनिधि पर आधारित है। और स्नोबॉल का जो था यह किस पर था? तो ये ट्रॉट्स्की पर था, और ये ट्रॉट्स्की का चरित्र रूसी क्रांतिकारी लियोन ट्रॉट्स्की पर आधारित है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है ओल्ड मेजर रिप्रेजेंटेस, ओल्ड मेजर किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ओल्ड मेजर कार्ल मार्क्स का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है मोसेस बिलोंग्स टू, मोसेस किस का प्रतिनिधित्व करता है? तो मोसेस धर्म रिलीजन का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 24 एट द एंड ऑफ द नोवेल नेपोलियन बिकेम, उपन्यास के अंत में नेपोलियन क्या बन जाता है? तो उपन्यास के अंत में नेपोलियन टायरेंट अर्थात तानाशाह बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है ओल्ड मेजर डाइड जस्ट आफ्टर, ओल्ड मेजर की मृत्यु कब हुई? तो भाषण के 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो 3 days ऑफ हिज स्पीच, भाषण के 3 दिन बाद ओल्ड मेजर की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है इन द बैटल ऑफ कॉस्ट द हॉनर ऑफ एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास एंड एनिमल हीरो सेकंड क्लास वेयर अटेंड बाय, मतलब बैटल ऑफ काउसेड एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास किसे मिले? तो ये मिले थे किसको? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्नोबॉल एंड बॉक्सर को। क्वेश्चन नंबर 27 है बॉक्सर वाज सेंट टू, बॉक्सर को कहाँ भेजा गया? तो बॉक्सर वाज सेंट टू बचर्स हाउस, यानी कसाई घर भेजा गया था, मैंने आपको अभी ऊपर बताया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए नेपोलियन इज ए सिंबल ऑफ, नेपोलियन किसका प्रतीक है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा
नेपोलियन स्टालिन का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है स्नोबॉल इज अ सिंबल ऑफ, स्नोबॉल किसका सिंबल है? तो स्नोबॉल ट्रॉट्स्की का सिंबल है। अभी मैंने आपको 21 और 20 क्वेश्चन में ये चीज़ें बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है द नोवेलिस्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट, उपन्यासकार का मत क्या है? तो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, मतलब सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, ये उपन्यासकार का मत था। तो इस प्रकार मैंने आपको 30 इंपॉर्टेंट यूनिट 8 के साथ ही हमारी इंग्लिश की सारी क्लासें ख़त्म की। आप ये यदि 8 यूनिट कर लेते तो आप 100% स्कोर कर पाएंगे। मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, इस पर यूट्यूब पर वीडियो कम थी, इसलिए मैंने आपके लिए इंग्लिश की वीडियो बनाई, नहीं तो मैं आपके लिए इंग्लिश की वीडियो नहीं बनाने वाला था। और सब्जेक्ट का मैं पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश के लिए मैंने इसलिए बनाई ताकि आप इसे कवर कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि वीडियो नहीं थी, MCQs नहीं थे। यदि आपको मेरा समझाया हुआ थोड़ा कम समझ में आया हो तो आप PDF से ज़रूर पढ़ लेना। आपके इन्हीं क्वेश्चन को देखने को आपको पेपर में मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने पिछले ईयर्स के पेपर्स को देखकर उनको मतलब निकाला हुआ है पेपर को। तो ज़रूर पढ़कर जाएँ एक बार। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।